Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 3, migration. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा ये जो पैराग्राफ है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इसके पहले जितना भी कुछ इस चैप्टर में है वो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन से। तो बेटा जब माइग्रेशन होता है तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। माइग्रेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। हम नेगेटिव इम्पैक्ट को समझेंगे एक एग्जाम्पल से, जो किस किस के बीच में हो रहा है। दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, एक यूएस और एक मैक्सिको। तो बेटा यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो माइग्रेशन होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है यूएस की इकॉनमी पे, ठीक हो। इस लोकेशन में क्या होता है, ये जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर है, इस लोकेशन में लार्ज नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स एक्टिविटी टेक प्लेस। बहुत सारी इलीगल इमिग्रेंट एक्टिविटी यहाँ पर होती है, ठीक है। कहाँ पर? यूएस मैक्सिको की बॉर्डर पे, जो यूएस की इकॉनमी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट कंट्री में आ जाएंगे, मतलब यूएस में एंटर कर जाएंगे, लेस जॉब्स आर ओपन टू अमेरिकन सिटीजन, तो अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जॉब्स की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले क्या बोला कि नेगेटिव इम्पैक्ट है भैया यूएसए पे। बहुत सारी इलीगल इमिग्रेंट एक्टिविटी होती हैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे। अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जॉब कम है, पर वहीं पर अगर हम यूएस के लिए देखें तो यूएस के लिए बेनिफिशियल भी है। हमने मान लिया कि ये जितने भी इमिग्रेंट्स आए हैं ये अनडॉक्यूमेंटेड आए हैं, ठीक है, इनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पर बेटा जब ये यूएस में आते हैं तो ये यहाँ पर लेबर देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और किसकी इकॉनमी को अल्टीमेटली सपोर्ट मिलता है? यूएस। नो डाउट वो भी अपनी इनकम को अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे, पर ऐसा तो नहीं है कि यूएस को कोई लॉस होगा। यूएस को कोई लॉस नहीं होगा। यूएस इनके लेबर का प्रॉपर एडवांटेज लेता है ना। ये अपनी लेबर देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उससे यूएस की इकॉनमी और ऊपर चली जाती है। देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स में समटाइम्स गिव अ बूस्ट टू इकोनॉमी। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पर पहुँचते हैं उतना ही ज़्यादा यूएस की इकॉनमी को फ़ायदा होता है। दे में कंट्रीब्यूट इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। ये सिटीज़ को क्रिएट करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स की। पर फिर भी यूएसए क्या कहता है कि मैक्सिको से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि एक पूरी वॉल बन जाए, है ना, इस तरीके से हो जाए कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यूएस ना आ पाए। कहाँ से? मैक्सिको से। अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन टू डेस्टिनेशन कंट्री। डेस्टिनेशन कंट्री की बात करें तो हम उस कंट्री की बात करें जहाँ पर ये पहुँच रहे हैं, मतलब जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। जैसे इंडिया से अगर कोई व्यक्ति यूएसए जाता है तो यूएसए उसकी क्या है? डेस्टिनेशन कंट्री है। तो यूएसए को डेस्टिनेशन कंट्री मानते हुए हम पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेज होंगे यूएसए के इस माइग्रेशन से और क्या डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है। चलो, तो यूएसए को पहली बात तो क्या मिल जाएगी? चीप लेबर। हमने यूएसए का एग्जांपल लिया है कि भैया हम यूएसए को डेस्टिनेशन कंट्री मानते हैं कि अगर कोई इंडिया से जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? यूएसए जा रहा है, तो यूएसए क्या होगी? एक डेस्टिनेशन कंट्री। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूएसए को ही हम बात करें, हम किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं। वो तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया। चीप लेबर, तो भैया जिस भी कंट्री में हमारे कंट्री से व्यक्ति पहुंचेगा या किसी भी कंट्री से व्यक्ति पहुंचेगा तो वो व्यक्ति वहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा? चीप लेबर। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब करते हैं, लो वेजेस में, बहुत ही कम दाम में वो बहुत सारा काम करके दे देते हैं। थस देयर विल बी अ चीप लेबर अवेलेबल। और इसी तरीके से जब माइग्रेशन होता है तो चीप लेबर अवेलेबल होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। देन स्किल्ड लेबर, कुछ इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं और टैलेंटेड होते हैं। वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने नॉलेज को एंड प्रोडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। कंट्री के इंटरेस्ट में अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, है ना, जिससे नेशन का डेवलपमेंट हो। तो स्किल्ड लेबर भी मिलते हैं, चीप लेबर भी मिलते हैं, और कल्चरल डाइवर्सिटी। जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो अपने साथ अपने कल्चर को लेके आते हैं, इस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। Immigrants provide diversity at many places. They help people learn about different cultures, different ways of life. They come to know what goes in other places in the world. और लोगों को अल्टीमेटली पता चलता है कि भाई हम जैसे रह रहे हैं वो तो ठीक है, पर दूसरी जगहों पर भी लोग कैसे रह रहे हैं। इससे हम ह्यूमैनिटी को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे।
हमें अगर नॉलेज होगा कि भाई दूसरी कंट्रीज़ में क्या क्या चल रहा है, तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से उसको जान पाएंगे। अब हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जॉब लॉस, जो लोकल्स होते हैं ऑफन उनकी जॉब्स तो अब कौन करने लग गए हैं, बेचारे इमिग्रेंट्स करने लग गए हैं, है ना। उनकी जॉब्स किसी दूसरी कंट्री से आया व्यक्ति करने लग गया है, तो उनको तो जॉब का लॉस होता है। लोकल्स ऑफन लॉस जॉब टू इनकमिंग वर्कर्स को काम मिल रहा है, हमारी जो वर्कफोर्स है वो बैठी रह जाती है। तो इमिग्रेंट्स होते हैं वो जॉब इश्यूज़ के लिए भी प्रेशर का काम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म, जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं कैन इंक्रीज रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री। इमिग्रेंट्स बेटा रेसिज्म को बढ़ा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकते हैं। दे कैन नॉट स्पीक लोकल लैंग्वेज, उनको लोकल लैंग्वेज जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की बोलना ही नहीं आता है। ऑफन फाइंड देमसेल्फ नॉट एक्सेप्टेड इन अ फॉरेन कम्युनिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन कम्युनिटीज़ होती हैं वो प्रॉपरली एक्सेप्ट ही नहीं करती उन लोगों को जो इमिग्रेंट बन के गए हैं। उन्हें उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो उनके साथ हो सकता है कि प्रॉब्लम भी हो। डेस्टिनेशन कंट्री को एक ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कि उसकी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से आए लोगों को लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नाउ सोशल प्रेशर, तो बच्चा कुछ एमिनिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इनके प्राइजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं, अब उन्हें भी वहीं पर रहना है, उतने लिमिटेड स्कूल हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, तो क्या होगा बच्चा, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगी। और इसका एक डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेगा किसको, लोकल्स को, क्योंकि लोकल्स जो पहले उसी चीज़ के लिए कम प्राइस दे रहे थे अब उनको देना पड़ेगा, और ये सब की ही हार्डशिप को बढ़ा देगा। ठीक है बात। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे असम के लोग बोलते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स के लोग बोलते हैं कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं म्यांमार से, ये हमारा जो वहाँ की ईस्टर्न स्टेट्स की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो कहती हैं कि ये हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जैसे हमारी कंट्री में है वैसे ही पूरे वर्ल्ड में है बेटा, कि जब दूसरी कंट्री से लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के कल्चर को हार्म होता है। ड्यू टू वेट ड्यू टू डाइवर्सिटी ट्रेडिशन एंड कल्चर्स आर नेगेटिवली मॉडिफाइड। डाइवर्सिटी के कारण जो ट्रेडिशन है और कल्चर है वो नेगेटिवली मॉडिफाई हो जाता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आने लगता है। डिफरेंट पीपल आर एक्सपोज टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अब देखो एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। और सब लोगों को अब सारे तरीके पता चल जाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। समटाइम्स न्यू क्राइम्स में ऑल्सो एमर्ज, और इसी में हम लोग देखते हैं कि कई बार नए क्राइम के तरीके भी एमर्ज हो जाते हैं। डिसीजेस, कोरोना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। चाइना से पूरी दुनिया में फैल गया, तो जैसे ही लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ पर कंटाजियस डिसीजेस के भी कारण बन जाते हैं। कोरोना को तुम लोगों ने देखा अच्छे से, है ना। अभी तो हमने डेस्टिनेशन कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, अब हम कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे होम कंट्री को। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडिया क्या है, हमारी होम कंट्री, और यूएसए क्या है, डेस्टिनेशन कंट्री। तो डेस्टिनेशन के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिया, अब हम होम कंट्री के हिसाब से पढ़ेंगे। तो होम कंट्री में मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी बेटा, जिस भी कंट्री से माइग्रेशन हो रहा होगा, जिस कंट्री को छोड़ के लोग दूसरी जगह जा रहे होंगे, उस कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एडवांटेजेस क्या मिलेगा। पहला एडवांटेज तो मिलेगा रेमिटेंस, मतलब हमारे लोग जो यूएस, यूके, कनाडा जाके काम करेंगे वो बहुत सारा पैसा इंडिया वापस भेजेंगे। जनरली जो माइग्रेंट होते हैं वो बहुत सारे पैसा अपनी फैमिली को भेजते हैं जो होम कंट्री में रह रही होती है, इससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगी उससे हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। तो होम कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस रेमिटेंस से। देन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल्स, जो लोकल्स होते हैं उनके पास बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी उन जॉब्स को छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो अब लोकल में अब जॉब्स उन्हें मिल पा रही हैं। एज मेनी पीपल एमिग्रेट, जितने ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहेगी लोकल लोगों के साथ। देखो यहाँ पर 10 लोग थे,
10 लोगों के लिए, चलो 7 लोग थे, 7 लोगों के लिए 5 जॉब अवेलेबल थी। ठीक है, अब इस 7 में से 3 लोग अगर बाहर चले जाते हैं, यहाँ बचेंगे सिर्फ 4, तो इन चारों को आसानी से जॉब मिल जाएगी। आई बात समझ में? इसीलिए बहुत फ़ायदा होता है जिस भी कंट्री से लोग बाहर काम करने चले जाते हैं, वो अपने लोकल लोगों को ज़्यादा ईज़िली जॉब दे पाएँगे। थस देयर इज़ लेस प्रेशर फॉर जॉब, सो जॉब के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। लोग ईज़िली अपना काम ढूँढ लेंगे। नॉलेज एंड स्किल फ्लो। चलो, जब शॉर्ट टर्म में सीज़नल माइग्रेशन करते हैं लोग, तो जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अपने साथ, जब जैसे मैं सपोज़ करो अपने एमपी से यूएसए जाती हूँ, वहाँ पर जाके कुछ सीखती हूँ और जब मैं वापस आऊँगी तो अपने साथ नॉलेज लेके आऊँगी, टेक्नोलॉजी लेके आऊँगी, है ना? स्किल्स लेके आऊँगी। तो बात ये है कि जब भी शॉर्ट टर्म में माइग्रेशन होता है, तो जब बंदा वापस आता है, तो वो अपने साथ न्यू आइडियाज़, स्किल्स और नॉलेज को लेके आता है। ठीक है, दे हैव acquired ड्यूरिंग देयर ट्रेवल, ड्यूरिंग देयर लिविंग टाइम इन फॉरेन कंट्रीज, thus they are able to see आपका न्यू बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेंचर, और उसके बाद वो यहाँ आके भी कुछ नया बिजनेस, कुछ न्यू इकोनॉमिक वेंचर चालू कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्किल्ड स्किल्ड लेबर का लॉस, हमारे जो बहुत ही स्किल लेबर हैं वो तो इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर चले जाएंगे, तो हमारे पास स्किल्स की होगी कमी। ये बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है उस कंट्री के ऊपर जहाँ का जो यंग ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, ये माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, जबकि इन्हें किसको सर्व करना चाहिए? हमारी होम कंट्री को सर्व करना चाहिए। फॉल इन डिमांड फॉर होम गुड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब माइग्रेट कर जाएंगे बच्चा, तो जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। इस वजह से जो इन गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में, उसकी डिमांड भी हो जाएगी कम। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर वो लोग इंडिया में रहते, वो लोग भी कुछ प्रोडक्ट डिमांड करते, रेलवे का यूज़ करते, बैंक का यूज़ करते, पार्लर चाहते, पर वो सब तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारे अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो सकती है? कम हो जाती है बेटा। नाउ सोशल इम्पैक्ट, जब पेरेंट्स जो होते हैं, when parents leave children and other dependents suffer the most, जब पेरेंट्स यहाँ से इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, तो जो बच्चे होंगे वो सफ़र करेंगे, जो डिपेंडेंट्स उनके ओल्ड एज पेरेंट्स होंगे वो सफ़र करेंगे। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो तो सोशल एविल्स का शिकार हो जाते हैं। सोशल वाइसेस का मतलब होता है किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। विकेट बिहेवियर, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, वो विकेट हो जाते हैं। इमोरल बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो एल्डर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता अपने बच्चों का। माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है बेटा और टेम्पररी भी हो सकता है। अगर परमानेंट माइग्रेशन है तो माइग्रेंट्स कभी भी अपने घर वापस नहीं आएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे नहीं वापस आएगा। जबकि जो टेम्पररी माइग्रेशन है उसमें व्यक्ति एक टाइम के बाद अपनी होम कंट्री में वापस आ जाएगा। टेम्पररी माइग्रेशन यूरोप में बहुत कॉमन है। वर्कर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ सदर्न यूरोप से, नॉर्थ अफ्रीका से, टर्की से माइग्रेट कर जाते हैं लोग। कई के लिए नदर्न यूरोप में आ जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जॉब्स। कहाँ कहाँ से? साउथ यूरोप से, नॉर्थ अफ्रीका से, टर्की से लोग माइग्रेट करके नदर्न यूरोप में आ जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जॉब। आफ्टर समटाइम्स दे कम बैक टू देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ देयर क्लोज टाइज। अब थोड़े टाइम बाद वो अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है दूसरी कंट्री में रहना। कुछ लोगों को ऐसा लगता नहीं यार बहुत हो गया, पैसा कमा लिया, वापस चलते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वॉलंटरी माइग्रेट करते हैं इकोनॉमिक रीजन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइग्रेशन जब होता है इंग्लिश कंट्री साइड टू सिटीज़ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेटा बहुत सारे गांव से लोग शहरों की तरफ आ गए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th और 19th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि मोर जॉब्स थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा जॉब थी, इसलिए खुशी खुशी लोग अपनी जगह को छोड़ के यहाँ आ गए। अब बेटा अगर हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो ये कंट्री ही है इमिग्रेंट्स की। दुनिया भर से लोग आके यूएस में बस गए थे। ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी में
यूरोप से भयंकर रूप से माइग्रेशन हुआ, किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। 41 बिलियन पीपल नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए, कहाँ से? यूरोप से। जो मेन रीज़न था वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन रूरल एरियाज ऑफ नदर्न यूरोप के जो रूरल एरियाज, गांव के जो एरियाज थे, कंट्री साइड था, वहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, लोग बहुत सफ़र करने लगे। और कुछ कल्चरल रीज़न भी थे, कुछ रिलीजियस रीज़न भी थे, इस वजह से ये लोग कहाँ पहुँच गए? यूएस पहुँच गए। कितने लोग पहुँच गए? 41 मिलियन लोग यूरोप से नॉर्थ अमेरिका पहुँच गए। चलो, एट फर्स्ट शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो माइग्रेंट्स थे उन्हें अलाउ किया गया कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं, पूरा कॉन्टिनेंट उनके लिए ओपन था। पर बाद में जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भैया वो अब रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्री इमिग्रेंट्स को, है ना? हर किसी को ऐसा नहीं कि वो यूएस में आने देंगे। अब इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जिनको आने देना है उन्हें आने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नो। 20th सेंचुरी में जो बहुत सारे माइग्रेंट्स थे लैटिन अमेरिका से, मेक्सिको से, वो एंटर होने लगे कहाँ पर? यूएस में इलीगली। यूएस ने एक टाइम के बाद अपने नियमों को कड़ा बनाया और उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, अब कोई फ्री माइग्रेशन नहीं होगा, हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। 20th सेंचुरी में तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे लैटिन अमेरिका के और मेक्सिको के, वो इलीगली एंटर हो गए कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, वो भी एनकरेज करती है इमिग्रेशन को ऑफ यूरोपियंस ओनली। वो चाहते हैं कि यूरोपियंस वहाँ पर आए। 1970s में जो ऑस्ट्रेलिया था उसने ऑफर किया होम टू मेनी रिफ्यूजीज फ्रॉम साउथ ईस्ट। पर 1970s में इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को भी बोला ठीक है आप भी आओ और रहो। ऑस्ट्रेलिया इज़ अंडर पॉपुलेटेड, ऑस्ट्रेलिया अंडर पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है एंड शॉर्ट ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, और वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की भी थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये कंट्री बोलती है आओ आओ आओ। बेटा दुनिया की बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जो पॉलिटिकल रीज़न से माइग्रेशन नहीं होने देती, वो अपने लोगों को बाहर नहीं जाने देती हैं, इमिग्रेट नहीं करने देती, है ना? जैसे कि सोवियत यूनियन और दूसरी जो कम्युनिस्ट कंट्री है, ये नहीं चाहती कि इनके लोग बाहर जाएं। और कई बार इकोनॉमिक रीजंस भी होता है, जैसे अगर हम सोवियत यूनियन के केस में समझें, कम्युनिस्ट कंट्री के केस में समझें तो पॉलिटिकल रीजंस हो गए। और कई जगह इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान, वो कुछ प्रोफेशनल्स को के लोगों को बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर ये कंट्री से चले गए तो हमें ईजिली दूसरे लोग नहीं मिलेंगे इनकी जगह काम करने के। बेटा माइग्रेशन एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो बहुत सारे मुस्लिम माइग्रेट करके इंडिया से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। वहीं पे जो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान वाले रीजन में रह रहे थे वो इंडिया आ गए थे, है ना? कहाँ से? पाकिस्तान से। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन। पर ये माइग्रेशन कैसे था बेटा? फोर्स्ड। मुस्लिम चाह रहे थे हम पाकिस्तान चले जाएँ, हिंदू और सिख चाह रहे थे वो इंडिया वापस आ जाएँ। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन भी होता है इंडिया में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है, कई बार शादी की वजह से, है ना? शादी करके लड़कियां शहरों में आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए आ जाते हैं लोग गांव से शहर, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आ जाते हैं। कई बार गांव में हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी नहीं तो सिक्योरिटी के लिए आ गए। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। और बेटा हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ एमिग्रेंट है। हमारे भारत से दुनिया भर में लोग काम करने गए हैं। साउथ कोरिया में भी हैं, जापान में भी हैं, यूके में भी हैं, यूएस में भी है, जर्मनी में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, हमारे सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में। हमारे यहाँ के लोग हर जगह काम करने जाते हैं। इंडियंस हैव माइग्रेटेड टिपिकली टू वर्क इन हायर पेड जॉब्स। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो हायर पेड जॉब्स के लिए भी माइग्रेट करते हैं और कई बार लोअर पेड जॉब्स के लिए भी माइग्रेट करते हैं। जैसे ये सीरिया जा रहे हैं, यमन जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में काम करें, तो वो तो बहुत हायर पेड जॉब नहीं है, फिर भी जाते हैं वो लोग। और कई बार पढ़ने के लिए चले जाते हैं बाहर। बहुत सारी सेंचुरी से इंडिया हैव बीन एमिग्रेटिंग टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे बहुत सारे लोग सेंचुरीज से बाहर की तरफ जा रहे हैं और वहीं के हो भी जा रहे हैं। अगर कॉमन पैटर्न्स की बात करें, कॉमन पैटर्न्स ऑफ एमिग्रेशन की, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑयल रिच वेस्ट कंट्रीज। तो देखो बेसिकली हम लोग कहाँ जाते हैं? यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।
और इसके अलावा कहाँ पर जाती है, ऑयल रिच वेस्ट कंट्रीज, जैसे मैंने एक नाम बताया, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, है ना। नाउ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या है अब हम वो पढ़ेंगे। ब्रेन ड्रेन का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझो तो जब हमारा कोई इंटेलिजेंट स्किल्ड व्यक्ति बाहर जाके अपने स्किल्स को दिखाए, अपने इंटेलिजेंस को दिखाए, वो जो काम वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कर सकता था ना करके बाहर की कंट्रीज़ के लिए करे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट बाहर जाके उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे तो ये हमारे लिए क्या है, ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ का ब्रेन बाहर चला गया, ड्रेन हो गया। चलो, ब्रेन ड्रेन होता है डिपार्चर। किसका डिपार्चर, एजुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल का। बहुत सारे एजुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल्स जब बाहर चले जाएं, हमारी कंट्री को छोड़ दें, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ब्रेन ड्रेन। इकोनॉमिक सेक्टर और फील्ड टू अनदर, यूजुअली फॉर बेटर पे और लिविंग कंडीशन। और ये लोग जाते क्यों हैं, बेटर पे के लिए, अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए, है ना। चलो, तो ब्रेन ड्रेन से डिपार्चर होता है एजुकेटेड और प्रोफेशनल्स पीपल्स का फ्रॉम अ कंट्री, इकोनॉमिक सेक्टर और फील्ड टू अनदर। किसी भी फील्ड से हो सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर से हो सकता है, किसी फील्ड से हो सकता है। काहे के लिए जा रहे हैं लोग बाहर, बेटर पे के लिए जा रहे हैं, बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस में हमें लॉस होता है, हमारी कंट्री को लॉस होता है कि हमारी कंट्री से बहुत सारे एजुकेटेड टैलेंटेड वर्कर्स बाहर चले गए, माइग्रेशन हो गया। ये जो ट्रेंड है ब्रेन ड्रेन का, इसे प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। जो मोस्ट हाईली स्किल्ड और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल होते हैं वो कंट्री छोड़ देते हैं, एंड दीज पीपल कंट्रीब्यूट द एक्सपर्टाइज टू द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं। थर्स द कंट्री दे लीव सफ़र्स इकोनॉमिक हार्डशिप, और जिस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप है। ये लॉस है एकेडमिक और टेक्नोलॉजिकल लेबर फोर्स का उस कंट्री के लिए जहाँ के अच्छे अच्छे बंदे बाहर चले जाते हैं। चलो, मीनिंग क्या होता है ब्रेन ड्रेन का, द डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल, साइंटिस्ट, इंजीनियर एक्सेट्रा। हमारे यहाँ के बहुत हाईली क्वालिफाइड पीपल, साइंटिस्ट, इंजीनियर, दूसरी कंट्री जाएंगे जहाँ उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यूजली बेटर पे भी मिलेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यूजली फॉर हायर पे, व्हेन द scientists, skilled engineers people going there and they are using their brain for the development of another country is known as brain drain. Example, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री सफ़र कर रही हैं ब्रेन ड्रेन से, जहाँ पर उनका अपना टैलेंट मूव कर जाता है दूसरी कंट्री, भले वो यूरोप हो या यूएस हो। लार्ज स्केल एमिग्रेशन विद टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज। अब क्या कारण होते हैं बेटा ब्रेन ड्रेन के, बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेन ड्रेन के। जो मेन रीज़न है वो है कि एम्प्लॉयमेंट, हायर पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कई बार जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो लोग बाहर जाने का सोचते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री में उस पर्टिकुलर नौकरी का बहुत अच्छा पे नहीं है, तो वो अच्छे पे के लिए भी चले जाते हैं। और ये जो रीजंस होते हैं बेटा, इनको हम पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पुश फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं बच्चा जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो वॉलंटरली मूव कर जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में उन्हें फोर्स किया जाता है। देयर इज समथिंग इफ दे स्टे, उनको लगता है कि यार अगर मैं यहाँ रह गया तो मुझे बहुत बड़ा रिस्क होगा, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई फेमाइन हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी आ गई, इस वजह से लोग चले गए। कई बार उन्हें लगता है कि यार मेरे तो जो नॉलेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगा इस कंट्री में, इसीलिए वो चले गए। तो ये वो होम कंट्री के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मजबूर करते हैं लोगों को कि जाओ यहाँ से चले जाओ, और लोग माइग्रेट कर जाते हैं, और हमारे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो चले जाते हैं फ्रॉम लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़। कुछ पुश फैक्टर हैं कि भैया रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिल रही है, जो कल्चर है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग है, पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है। अब हम पुल फैक्टर की बात करेंगे तो बेटा पुल फैक्टर वो फैक्टर होंगे जो उस डेस्टिनेशन कंट्री में होंगे जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आओ भाई हमारी कंट्री में आ जाओ। जो इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि अपनी होम कंट्री छोड़ो और हमारी कंट्री में आ जाओ।
ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी डेवलप्ड कंट्री के, जिनको माइग्रेंट देखते हैं और उनको अवेल करने के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। आप एग्जांपल हैं पुल फैक्टर के कि भैया हायर पेइंग जॉब, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छी पे मिलेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। अब देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया गया है कि भैया पुश फैक्टर थे कि जॉब कम है, वॉर हो रहा है, फेमाइन आ गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया। पुल फैक्टर क्या हो गया, जो दूसरी कंट्री आपको बुला रही है, आओ आओ आओ, अच्छी हेल्थ केयर है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन बढ़िया है, सेफ्टी मिल रही है। कुछ पुल फैक्टर्स हम देखेंगे कि अच्छी इकोनॉमिक आउटलुक है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, सुपीरियर इकोनॉमिक आउटलुक है, फॉरेन ट्रेनिंग, प्रेस्टीज ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग की भी हम जाएंगे तो ऐसा कहलाएगा फॉरेन में रहा है बंदा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा है, एजुकेशनल सिस्टम मॉडर्नाइज है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, आप रिसर्च कर सकते हो, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, रिच कल्चर है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है और जॉब्स भी ज़्यादा है। इन सब के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वो जो किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ही मिलेंगे, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ही मिलेंगे। जैसे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उन जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वार्म वेदर हो, पीसफुल कंफर्टेबल लोकेशन हो। सच आइडियल प्लेसेस आर ऑल्सो अ पुल फैक्टर। ना इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब देखो इस ब्रेन ड्रेन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी। हमारे ही एक प्रेसिडेंट जो कि जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने एक बार कहा था कि भाई हमारी कंट्री में ब्रेन ड्रेन का कोई लॉस नहीं है। वी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हमारी कंट्री से अगर 2 4 10 लोग चले भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कहना था APJ अब्दुल कलाम का। पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं भैया ब्रेन ड्रेन के? जब लोग मूव कर जाते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वो नए स्किल सीखते हैं, एक्सपर्टाइज सीखते हैं और ये नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी होम कंट्री के एडवांटेज के लिए जब वो हमारी कंट्री में वापस आएंगे। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, जो उनके रिलेटिव्स जो होम कंट्री में रह रहे होते हैं उनके लिए वो पैसा भेजते हैं, है ना, जिससे हमारी कंट्री का फॉरेक्स रिज़र्व, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ जाता है, जो हर कंट्री के लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। दिस मनी कैन हेल्प टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ऑफ होम कंट्री, और इससे होम कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। जो मनी आती है रेमिटेंस में वो रिड्यूस कर देती है पावर्टी को। होम कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वहाँ से पावर्टी ख़त्म हो जाएगी। किस पैसे से? वो पैसा जो हमारे लोग बाहर से कमा के हमारे इंडिया को वापस भेज रहे हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ब्रेन ड्रेन के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, इफेक्ट भी हैं। देखो जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने हायर एजुकेशन में किया इज़ लॉस्ट एज हाईली एजुकेटेड पीपल लीव इंडिया, दे बिकम असेट टू अदर कंट्री। हमारे यहाँ जो IITs हैं, NITs हैं, अगर इनसे पढ़ के कोई बंदा, IIM से पढ़ के बंदा, इनमें बहुत ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है? बचा इंडियन गवर्नमेंट का होता है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रही होती है। तो इन लोगों पे हमने इस खर्चे को कर दिया और ये लोग बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट का तो लॉस होगा ना बेटा। ये तो दूसरी कंट्री के लिए एसेट बनेंगे और हमारा पैसा इन लोगों ने यहाँ पर रह के फ्री में फ़ायदा उठा लिया। अब आपको लग रहा होगा IIM में तो कोई बंदा जाता है तो फीस देता है, बच्चा इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत इन्वेस्टमेंट हैं IITs में, NITs में, IIM में। हमारी कंट्री में स्किल्ड और कॉम्पिटेंट लोगों की कमी हो जाएगी। हमारा जो पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर है वो तो US UK जाके बैठ गया है, वो एक प्रॉब्लम है। इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, तो प्रॉब्लम तो होगी ही, उतनी भी नहीं होगी। और लॉस ऑफ क्रिटिकल हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ओवरवे करते हैं बेनिफिट्स को, मतलब हमें बेनिफिट्स इतने नहीं मिल रहे जितने हमें लॉस हैं ब्रेन ड्रेन के। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसे इस मूव को रोकना चाहिए,
द गवर्नमेंट कैन मेक सर्टेन मूव्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फाइलिंग। देखो हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर सकती है जिससे कि ये जो मूवमेंट है वो रुक जाए। हमारी सरकार, द गवर्नमेंट कैन मेक सर्टेन मूव, सरकार कोई ऐसे कदम उठाए जिससे जो नंबर है हाईली एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स का, जो माइग्रेट करते हैं, रिलोकेट कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो थोड़ा सा कम हो जाए। ऐसे सरकार कोई काम कर सकती है, ऐसे कोई मूव ले सकती है। गवर्नमेंट ये इंश्योर कराए कि भई आप हमारी कंट्री में रहोगे तो सेफ़ रहोगे। प्रॉपर स्टेप्स ले जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री में स्टिमुलेट हो। जो दूसरे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें लोगों को, जैसे लोग हायर वेजेस के लिए जा रहे हैं, बेटर हेल्थ के लिए जा रहे हैं, तो इंडिया में बेटर हेल्थ दे, हायर वेजेस दे, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे, तो लोग बाहर जाएँगे क्यों, जब उन्हें सब यहीं मिल जाएगा। रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अप्रोच किया एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को, साइंटिस्ट को कि भैया आप आओ, हम आपको एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स में प्लेस कर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको रखेंगे। ये पहला सरकार का स्टेप है जिससे कि वो अ, लोगों को वापस लेके आएगी जो यहाँ से चले गए हैं। Towards establishing well-oiled system to control the perhaps reverse of brain drain। अब हम ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करेंगे, हमारे यहाँ से जो अच्छे लोग बाहर चले गए थे उन्हें ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस दे के वापस बुलाएंगे। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, you write in comment section.